साथियों नमस्कार। मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बहुत लंबे समय के बाद बिहार के छात्रों के लिए एक बड़ी सूचना निकल के आई कि बिहार में लगभग 6,500 पदों पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी होने जा रही है। और बिहार सरकार ने यह सूचना न्यूज़पेपर के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। लगभग 6,500 पोस्ट बिहार सरकार भरने जा रही है। अब ये 6,500 पद आपके सामने हैं, लेकिन इनके लिए बिहार के बहुत से छात्रों का संघर्ष, बहुत सारे लाइब्रेरी एसोसिएशन हैं जिन्होंने इस वैकेंसी को लाने में दिन रात एक किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत से ज्ञापन दिए हैं और उन्हीं की बदौलत आज आपके लिए बिहार में एक बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। लगभग 6,500 पद बहुत होते हैं। और अब तो यह भी सुनने में आ रहा है कि इनमें भी कुछ पद और ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन 6,500 पद भी बहुत होते हैं। अगर ईमानदारी के साथ तैयारी करी जाए तो जो मां बापू का सपना था, जो आपका सपना है, वो पूरा हो सकता है, कम नहीं होती है। अब तक 500, 400, 600, 700 पोस्ट हमने अलग अलग राज्यों में देखे हैं, लेकिन 6,500 पद मेरे हिसाब से बहुत होते हैं। अब बहुत से छात्रों की ये क्वेरी थी, बार बार कॉल मैसेज उनके आ रहे थे कि सर बिहार वाले बच्चों के लिए भी प्रॉपर एक बैच शुरू किया जाए। जी हां, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बिहार लाइब्रेरियन के लिए एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से बैच होगा, एकदम जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे और टॉप नॉच लेवल तक आपको लेके चलेंगे। जो बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं उनसे भी एक कदम ऊपर तक चलने वाले हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए जो बीपीएससी आपसे पूछे और आप जवाब ना दे पाए। मेरी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक सवाल आपको अच्छे से मैं तैयार करवा दूं, याद भी क्लास के साथ ही करवाते हुए चलूं। मैं हर एक चीज का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से हम पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद यहां से सवाल अब तक कैसे कैसे पूछे गए हैं उन सवालों के ऊपर भी साथ ही साथ चर्चा करते हुए चलेंगे। और एग्जाम तक अगर आप लोग लगातार मेहनत करते रहे, जो कंटेंट हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं वो साथ की साथ आप तैयार करते रहे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार लाइब्रेरियन में आप बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे। तो चलिएगा साथियों, प्रारंभ करते हैं आज इस बिहार लाइब्रेरियन के नए बैच को। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। हम प्रारंभ करेंगे इसका एस.आर. रंगानाथन के जीवन परिचय से, सियाली रामामृत रंगानाथन के जीवन परिचय से, जो कि भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत सारा कार्य इन्होंने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में किया है। उनके जीवन परिचय से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम एक कहानी के रूप में इनका जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद इस पीपीटी के माध्यम से आपको एक एक चीजें मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। जैसे ही ये जीवन परिचय कंप्लीट होगा, उसके बाद यहां से अब तक कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिएगा साथियों, आज प्रारंभ करते हैं सियाली रामामृत रंगानाथन साहब के जीवन परिचय को। एक कहानी के रूप में आप इसे समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिएगा, एस.आर. रंगानाथन, जिनका पूरा नाम है सियाली रामामृत रंगानाथन, बहुत बार इनके पूरे नाम को लेकर सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एस.आर. मतलब सियाली रामामृत रंगानाथन। साथियों, इनका जन्म होता है 12 अगस्त 1892 को था, 92 को 12 अगस्त 1892 को जन्म होता है और 27 सितंबर 1972 को 72 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब 12 अगस्त 1892 को सियाली रामामृत रंगानाथन साहब का जन्म होता है। सियाली जो इनके नाम में है, सियाली रामामृत, सियाली इनके गांव का नाम था।
रामामृत अय्यर इनके पिताजी का नाम था और रंगानाथन इनके स्वयं का नाम है। साथियों, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वही सईदापेट के अंदर ही होती है, टीचर्स कॉलेज के अंदर। प्रारंभिक शिक्षा टीचर्स कॉलेज सईदापेट से ये कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ये अपनी ग्रेजुएशन जो है वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से करते हैं। 1913 में इन्होंने बीए कंप्लीट करी और बीए कंप्लीट करने के बाद 1916 में इन्होंने वहीं से मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ही एमए कंप्लीट करी, मैथ्स से, गणित से इन्होंने बीए और एमए अपनी कंप्लीट करी। 1913 में इनकी बीए हो जाती है और 1916 में इनकी एमए हो जाती है। यूजी और पीजी 16 तक कंप्लीट कर चुके थे। 16 में जैसे ही इनकी पीजी होती है उनके बाद 17 के अंदर ही इनकी जॉब लग जाती है और मंगलोर के अंदर ये मैथ्स के प्रोफेसर के रूप में चयनित हो जाते हैं। गणित के प्राध्यापक के रूप में ये चयनित हो जाते हैं और 17 के बाद लगातार ये अध्यापन का कार्य करवा रहे थे। 17 से लेकर 21 तक मंगलोर में गणित के शिक्षक के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका अदा करी। 21 के अंदर पहली बार ये मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर सेलेक्ट होके आते हैं और मद्रास यूनिवर्सिटी में मैथ्स के प्रोफेसर के रूप में शुरुआत करते हैं। 1921 के अंदर मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर गणित के प्रोफेसर बन जाते हैं और 21 से लेकर के 24 तक 1924 तक लगातार गणित के शिक्षक के रूप में मद्रास यूनिवर्सिटी में इन्होंने कार्य किया है। साथियों, मद्रास यूनिवर्सिटी में जैसे ही इन्होंने 21 में ज्वाइन किया, कुछ साल पढ़ाई करवाई छात्रों को, लेकिन उस सैलरी से इनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इनका गुजारा जिस तरीके से ये करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। सैलरी वहां पर इनकी कम थी। प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे लेकिन तनख्वाह इनको कम मिल रही थी। ये संतुष्ट नहीं थे। जैसे जैसे जॉब करते रहे, उस जॉब के साथ साथ ये और भी ट्राई कर रहे थे कि कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब मुझे प्राप्त हो जाए ताकि मैं अपने घर परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। ट्राई कर रहे थे अपनी जॉब के साथ साथ। साथियों, वहीं पर जॉब करते हुए कुछ दिन बाद मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक लाइब्रेरियन की पोस्ट निकाली जाती है। लाइब्रेरियन की एक पोस्ट वहां वैकेंट थी, तो वहां के प्रशासन ने इसकी विज्ञप्ति जारी करी कि मद्रास यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरियन की पोस्ट है, एक पुस्तकालय अध्यक्ष का पद खाली है, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उस समय की बात है, ये लगभग 1924 के आसपास की बात है। तो इसकी विज्ञप्ति जारी होती है। रंगानाथन साहब ने देखा कि यार अच्छी सैलरी इसके लिए दी जा रही है, क्यों ना मैं ट्राई करूं। लेकिन गणित के शिक्षक थे और उन्हें सैलरी भी अच्छी चाहिए थी। लाइब्रेरी साइंस के विषय में ज्यादा नॉलेज तब नहीं था उन्हें, लेकिन तनख्वाह के लिए उन्होंने सोचा कि मैं भी अप्लाई करूंगा और ट्राई करूंगा कि ये पोस्ट मैं निकाल लूं। रंगानाथन साहब ने भी उस विज्ञप्ति को देखा और फॉर्म अप्लाई करा। और रंगानाथन साहब के साथ देखो बड़ी बात है, उस समय भी कंपटीशन बहुत था उस पोस्ट के लिए। रंगानाथन साहब के साथ में उस एक पोस्ट के लिए लगभग 900 छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया। रंगानाथन साहब सहित लगभग 900 छात्रों ने अप्लाई किया और जैसे ही अप्लाई किया, रंगानाथन साहब ने सोचा कि यार अपन तो गणित के शिक्षक हैं, क्यों ना इस लाइब्रेरी साइंस विषय को भी पढ़ा जाए और इस एक पोस्ट के लिए जो हम ट्राई कर रहे हैं वो प्राप्त करें। इन्होंने जो मैथ्स के प्रोफेसर के रूप में तो काम कर ही रहे थे, उसके साथ साथ लाइब्रेरी साइंस के विषय को भी पढ़ना था। तो क्या किया कि जो लाइब्रेरी साइंस का इंसाइक्लोपीडिया था उसका सहारा लिया, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के विषय में तब तक इन्हें नॉलेज बिल्कुल जीरो था, कुछ नहीं जानते थे। तो लाइब्रेरी साइंस के इंसाइक्लोपीडिया का सहारा लिया और उस विषय को पढ़ना शुरू किया। लेकिन अब इनको, आप इसको अच्छी किस्मत समझें या खराब, मद्रास यूनिवर्सिटी ने फॉर्म तो भरवा लिए,
लेकिन बहुत समय तक इस वैकेंसी को लगभग भूल ही गई थी, फॉर्म भरवा के ही भूल गई। रंगानाथन साहब पढ़ाते रहे वहीं पर और साथ साथ इसको भी पढ़ते रहे, सब्जेक्ट को भी इंसाइक्लोपीडिया के सहारे से। बहुत समय बाद इस वैकेंसी के लिए इंटरव्यू कॉल होता है और आप देखिए, जो छात्र इस विषय को बिल्कुल नहीं जानता था उसने इतनी मेहनत करी कि उन 900 छात्रों में भी एकमात्र विद्यार्थी जो सिलेक्ट होने वाला था वो था सियाली रामामृत रंगानाथन। SR रंगानाथन साहब उस एक पोस्ट पर भी सिलेक्ट हो जाते हैं। अब लाइब्रेरी साइंस के विषय में या लाइब्रेरियन बनने में उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सैलरी के चक्कर में इस पोस्ट के लिए वो तैयार हुए और ये प्राप्त भी करी, सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए। बाकी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था इस विषय में। जॉब प्राप्त हो जाती है। पहली बार 1924 के अंदर ये लाइब्रेरियन बन जाते हैं मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि SR रंगानाथन पहली बार लाइब्रेरियन कहां बने थे और कब बने थे। ये दोनों सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो पहली बार प्रोफेशनल लाइब्रेरियन बनते हैं 1924 में और जगह थी वही मद्रास यूनिवर्सिटी। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है। अब लाइब्रेरियन तो बन गए, कार्य भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया, लेकिन अब क्या कर रहे थे, काफी सालों से पढ़ा रहे थे तो उस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था। लाइब्रेरी में जाते, छात्रों को किताबें इशू करते, रिटर्न करते, रोज का कार्य हो गया। पढ़ाई जो बच्चों को करवा रहे थे उससे दूर हो गए। अब बुक इशू करते, रिटर्न करते, इशू करते, रिटर्न करते, लेकिन रंगानाथन साहब को इस कार्य में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ऊब से गए थे, बोले यार मैं कहां आ गया। अच्छा खासा बच्चों को पढ़ा रहा था और अब यहां लाइब्रेरी के अंदर कोई काम है नहीं, किताबें इशू करता हूं, ले लेता हूं, इशू करता हूं, वापस ले लेता हूं, रिटर्न कर लेता हूं। तो ऊब गए। इनके दिमाग में विचार आया कि यार क्यों ना इस पोस्ट को वापस से छोड़ दिया जाए और मैं बच्चों को ही पढ़ाऊंगा। ऐसा विचार इनके मन में आने लग गया। इस विचार को लेकर के वो यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मैं तो टीचर ही ठीक हूं, शिक्षक के रूप में ही कार्य करना चाह रहा हूं। अब ये मेहनती इंसान थे, लाइब्रेरी के विषय में भी जब पुस्तकालय अध्यक्ष बन गए थे तो अपना कार्य बखूबी कर रहे थे। प्रशासन ये सब कार्य इनके देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर इस विषय में इंटरेस्ट नहीं है तो हमारे कहने पर एक काम आप करिए, इस विषय का गहन अध्ययन करने के लिए हम आपको लंदन भेज देंगे। आप एक बार वहां जाइए और कुछ दिन वहां इस विषय को पढ़िए, नॉलेज प्राप्त करिए, इस विषय को जानिए आप। और उसके बावजूद भी अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता है तो बिल्कुल हम आपकी ये पोस्ट चेंज कर देंगे, आपको शिक्षक का पद ही वापस सौंप देंगे, उसी पर फिर आप काम कर लीजिएगा। रंगानाथन साहब एग्री हो जाते हैं और 1924 में ही इन्हें लंदन रवाना कर दिया जाता है लाइब्रेरी साइंस विषय के अध्ययन के लिए। और ये लंदन चले जाते हैं 1924 के अंदर। कई बार सवाल भी पूछ लिया जाता है कि रंगानाथन साहब लंदन में अध्ययन के लिए कब गए थे, तो वो वर्ष पूछा जाता है 1924 का। दिमाग में रखिएगा इस चीज को। तो रंगानाथन साहब लंदन चले गए 1924 में और वहां पर गुरु बनाया WCB सेयर्स को, जो कि खुद लाइब्रेरियन थे क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि WCB सेयर्स कहां पर लाइब्रेरियन थे, तो आप बता दीजिएगा कि क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर वो भी एक लाइब्रेरियन थे, पुस्तकालय अध्यक्ष थे। गुरु बनाया इन्होंने, तो गुरु का नाम भी पूछा जाता है कि SR रंगनाथन के गुरु कौन थे, कहां के थे वो, तो WCB सेयर्स थे। तो रंगानाथन साहब के गुरु तो WCB सेयर्स थे और WCB सेयर्स के गुरु कौन थे, मेलविल डेवी। तो ये ध्यान रखना, ये कड़ी है। रंगानाथन साहब के गुरु WCB सेयर्स और सेयर्स के गुरु कौन थे, मेलविल डेवी थे। बाद में मेलविल डेवी साहब ने भी अप्रोच किया था। मेलविल डेवी साहब ने कहा था अपने शिष्य से, मतलब किससे, WCB सेयर्स से, कि मेरे बाद इस DDC को, DDC का निर्माण मेलविल डेवी ने किया था, पढ़ेंगे हम आगे क्लासिफिकेशन की स्कीम्स जब पढ़ेंगे। तो मेलविल डेवी साहब ने अपने शिष्य से बोला था एक बार
कि मेरे बाद इस डीडीसी को संभालने वाला, जो इस पर मेहनत कर सके, वो व्यक्ति मुझे चाहिए। तो डब्ल्यूसीबी सेयर्स ने कहा था कि एक भारत से लड़का है, बड़ा ही होनहार है, आपके लिए सबसे बेस्ट वो रहेंगे। तो फिर मेलविल डेविस साहब ने रंगानाथन को भी अप्रोच किया था, लेकिन बंदे ने मना कर दिया था कि मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं खुद की एक क्लासिफिकेशन स्कीम तैयार कर रहा हूं, और बाद में करी भी है। सीसी के रूप में आप पढ़ते हैं, पहली बार 1933 में जिसे प्रकाशित किया जाता है। बाद में ट्रिपल सी भी एक कैटलॉगिंग की स्कीम भी दी इन्होंने 1934 के अंदर। तो बोले मैं तो खुद अपना कार्य कर रहा हूं, इसके ऊपर नहीं जाते हैं ये। तो वहां गुरु बनाया डब्ल्यूसीबी सेयर्स को, और इस लाइब्रेरी साइंस विषय को पढ़ा इन्होंने, जाना गहनता के साथ, बहुत सारी चीजें देखी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों पे अच्छे से तैयार किया। अध्ययन के बाद लगभग 9 महीने ये लंदन में रहे, 24 से लेकर जुलाई 1925 में वापस इंडिया आ जाते हैं। तो ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारत में अध्ययन के बाद वापस कब लौटते हैं, तो आप कहेंगे सर जुलाई 1925 के अंदर। कितने महीने लंदन में रुके, आप कहेंगे सर 9 महीने के आसपास ये लंदन में रहे थे। जुलाई 1925 के अंदर ये वापस से इंडिया आते हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वहां जब गए, देखो ये भी कहा जाता है, बहुत सी बुक्स में तो ये भी लिखा हुआ है कि जब रंगानाथन साहब ब्रिटेन से, लंदन से वापस आ रहे थे, तो जिस जहाज में ये आए थे ना, उस जहाज की लाइब्रेरी की बहुत सी किताबों का भी क्लासिफिकेशन कर डाला था। जहाज की जो लाइब्रेरी थी उनमें क्लासिफिकेशन सही से नहीं हो रखा था, तो इन्होंने बहुत सी पुस्तकों का क्लासिफिकेशन तो उस जहाज में ही कर दिया था जब आ रहे थे। बहुत नॉलेजेबल आदमी थे, बहुत कुछ इस लाइब्रेरी साइंस विषय को इन्होंने दिया है, तभी तो इन्हें पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ये उपाधि भी इनको बाद में 1948 में प्राप्त हुई थी। मोरिस गायर साहब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर थे, उन्होंने दी थी। पढ़ेंगे आगे इन सब चीजों को। तो साहब ये पहुंच जाते हैं मद्रास यूनिवर्सिटी में 1925 में, जुलाई 1925 में आ जाते हैं। वहां आए, प्रशासन ने पूछा कि बताइए क्या रहा, क्या इंटरेस्ट आया इस सब्जेक्ट में। इन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मुझे इस विषय में अब आनंद आ रहा है, अब मैं इस पर काम करूंगा। तो 1925 के बाद लगातार इस पर काम किया। और सवाल जब पूछा जाए कि पहली बार लाइब्रेरियन कब बने, तो 1924 में, और 24 से लेकर 44 तक लगातार मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरियन के रूप में इन्होंने कार्य किया है। 24 से लेकर 44 तक लगातार किया है। 44 तक वहां लगातार पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और फिर 1945 के अंदर, 1945 के अंदर ये वहां से स्विच करते हैं और पहुंच जाते हैं BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। 45 से लेकर 47 तक वहां क्या करते हैं, अध्यापन का कार्य करवाते हैं। 45 से 47 तक, 45 से लेकर 47 तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने एक अच्छी सैलरी के रूप में वहां पर सैलरी प्राप्त करी और काम किया। 45 से 47 ये वर्ष भी याद रखना, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि मद्रास यूनिवर्सिटी के बाद कहां गए थे, आप कहेंगे सर BHU में गए थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और वहां अध्यापन का कार्य करवाया 1945 से लेकर 47 तक, 47 तक। 1947 के बाद या 47 के वर्ष के लास्ट में इनको अप्रोच करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर मोरिस ग्वायर साहब, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को तैयार किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी को बनाने का श्रेय आपके इन्हीं मोरिस ग्वायर साहब को दिया जाता है। तो मोरिस ग्वायर साहब रंगानाथन साहब को अप्रोच करते हैं, कहते हैं कि साहब हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाइए, आपको इसके लिए एक मोटी रकम देंगे। मोरिस ग्वायर साहब ने इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाने के लिए बहुत बड़ी सैलरी दी थी, बहुत बड़ी रकम दी थी। रंगानाथन साहब एग्री हो गए और 1947 के अंदर ये पहुंच जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और वहां पर कार्य करते हैं, अध्यापक के रूप में पढ़ाते हैं वहां पर लाइब्रेरी साइंस विषय को। 1947 में वहां चले गए। अब आपको याद होगा कि 1948 में इनको वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डिलिट की उपाधि भी दी जाती है मोरिस ग्वायर साहब के द्वारा। और 1948 में ही मोरिस ग्वायर साहब ने इन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की उपाधि भी प्रदान करी थी। तो सवाल आपसे कई बार यह पूछ लिया जाता है
कि भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पिता के रूप में तो आप सब जानते हैं कि रंगानाथन को जाना जाता है, लेकिन ये पहली बार किसने बताया था इनको, किसने ये उपाधि प्रदान करी थी? तो आप कहेंगे सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोइस ग्वायर साहब ने इनको ये उपाधि 1948 में ही दे दी थी। 1948 से लेकर 54 तक लगातार ये उसमें कार्य करते रहे। बाद में ये ILA के अध्यक्ष भी बनते हैं। 53 तक वहां पर भी इन्होंने कार्य किया है। इनको डिलीट की उपाधि 48 में मिली। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने भी इनको दिल्ली ये डिलीट की उपाधि दी है 1964 के अंदर। तो डिलीट की उपाधि इनको 48 में भी प्राप्त हुई और 64 में भी। बहुत सारे कार्य किए इन्होंने। लाइब्रेरी साइंस के ऊपर भी इन्होंने 5 लॉज तैयार करे। 31 में उनका प्रकाशन करवाया। इस पुस्तक का प्रकाशन 1931 में पहली बार हुआ, बाद में 57 में हुआ। फिर समय समय पर जैसे अभी OCLC ने भी इनको कुछ परिवर्तन किया है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। आपके क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया है। क्लासिफिकेशन के अंदर भी एक क्लासिफिकेशन की स्कीम, बहुत प्रसिद्ध स्कीम दी है, कोलन क्लासिफिकेशन, जिसका पहली बार 1933 में प्रकाशन होता है। 33, 39, 50, 52, 57, 60, 63 और 87। बाद में इसके 7 संस्करण आते हैं 6वें रिवाइज के साथ में। टोटल 8 हो गए रिवाइज सहित। तो 33, 39, 50, 52, 57, 60 और 63 में ये 7 संस्करण भी कोलन के बाद में आए हैं। कैटालॉगिंग के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। कैटालॉगिंग के क्षेत्र में एक स्कीम भी दी है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, पहली बार 1934 में आती है। तो इनको बहुत सारी उपाधियां भी मिली है। मार्गेट मान सम्मान भी प्राप्त हुआ है। राव साहब की उपाधि भी 35 में प्राप्त हुई है ब्रिटिश काल में। इनको बहुत सारे अवार्ड, मानद सदस्य की उपाधि भी मिली है, मानद साथी की उपाधि भी मिली है, बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। बहुत सारी पुस्तकों में भी लेखन का कार्य इन्होंने किया है। बहुत सी पुस्तकें भी हम इनकी पढ़ते हैं। इनकी 2 पत्नियां थी, पत्नियों के नाम भी हम देखते हैं। पहली पत्नी रुक्मणी, जिनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के दूसरे साल ही ये दूसरी शादी कर लेते हैं शारदा से। बाद में उनके नाम से शारदा रंगनाथन एंडोमेंट की स्थापना भी करते हैं, जिसे आप श्रेल्स के रूप में जानते हैं। 1961 में स्थापना करते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि श्रेल्स की स्थापना कब हुई, तो 1961 आप बताते हैं, लेकिन कई बार 63 का वर्ष भी ऑप्शन में लिखा हुआ आता है। तो देखो, श्रेल्स की स्थापना तो 61 में करी थी इन्होंने, लेकिन 63 में भारत सरकार के द्वारा उसे पंजीकृत किया गया था। तो 61 और 63 दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आते हैं। 61 आता है, लेकिन बहुत से छात्र कहते हैं कि सर ये तो 1963 में हुई थी। 63 आता है तो बहुत से विद्यार्थी कहते हैं सर 61 में हुआ था ना। तो ध्यान रखना, आज के बाद 61 में तो स्थापना हुई थी श्रेल्स की, 63 में पंजीकृत हुआ था उसका, और उसके बाद कर्नाटक सरकार ने भी उसे पंजीकृत किया, और वो भी वर्ष दिमाग में रखना 2006 वाला। DRTC की स्थापना भी करी उन्होंने 62 में। वहीं पर बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो बहुत सारे कार्य इन्होंने लाइब्रेरी साइंस के विषय में किए हैं। तो चलिएगा साथियों, एक एक चीज को देखते हैं, कहां पर क्या क्या किया है, कौन कौन सी पुस्तकें हैं। बेटा भी हुआ इनका, बाद में एक बेटे का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो सारी चीजें हम देखेंगे। माता जी का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, सीता लक्ष्मी के रूप में आप जानते हैं। तो डिटेल से बात करते हैं, एक एक चीज को आप कोशिश करिएगा कि साथ के साथ ही याद कर पाए। बहुत सारे सवाल यहां से पूछते हैं। अब पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम एक बार, और उसके बाद सवाल कैसे कैसे यहां से आते हैं, उन सवालों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिएगा, प्रारंभ करते हैं अपनी इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज देखिएगा भाई, हम पढ़ रहे हैं SR रंगानाथन को। पूरा नाम आपको पता है, सियाली रामामृत रंगानाथन इनका है। जो इनके नाम में सियाली लिखा हुआ है, सियाली, S फॉर सियाली, जो सियाली लिखा हुआ है वो इनके गांव का नाम है। सियाली क्या है? इनके गांव का नाम है। उसके बाद रामामृत जो है इनके पिता का नाम है, और रंगानाथन जो है इनके स्वयं का नाम है। तो सियाली रामामृत रंगानाथन, इसमें गांव का नाम भी आ गया, पिता का नाम भी आ गया, और स्वयं का नाम भी आ गया है। अब कई बार सवाल यह पूछा जाता है कि इनकी पत्नियों के क्या नाम थे। 2 पत्नियां इनकी हुई हैं। पहली पत्नी का नाम रुक्मणी था, रुक्मणी की मृत्यु हो जाती है, अगले साल ये दूसरी शादी कर लेते हैं, उनका नाम शारदा था। इन्हीं शारदा के नाम से बाद में शारदा रंगानाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस श्रेल्स की स्थापना करते हैं ये। खैर, आगे देखते हैं।
ये जो फोटो है, इनके अंदर आप देखिएगा इनकी पत्नी की तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये इनकी दूसरी पत्नी थी शारदा। इसी के अंदर आपको एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा है। यह बच्चा है एस.आर. रंगानाथन साहब के पुत्र, इनके बेटे हैं, जिनका नाम कई बार पूछ लिया जाता है, योगेश्वर के रूप में आप याद रखिएगा। एस.आर. रंगानाथन के बेटे का नाम योगेश्वर था। पत्नी का नाम दो आप याद रखेंगे, रुक्मणी और शारदा। पिता का नाम आप याद रखेंगे, रामामृत। और पत्नी का नाम भी आप याद रखेगा, माता का नाम याद रखिएगा, सीता लक्ष्मी। दो पत्नी और माता का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखिएगा, एक बहुत अच्छा सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, यह स्टेटमेंट, प्रिंस अमोंग द लाइब्रेरियन किसे कहा जाता है? पुस्तकालय अध्यक्षों में राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है। प्रिंस अमोंग द लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्षों में राजकुमार किसे कहा गया है? एस.आर. रंगानाथन साहब को कहा गया है। अब आजकल तो सवाल यह भी पूछता है कि प्रिंस अमोंग द लाइब्रेरियन की जो ये उपाधि है, ये रंगानाथन साहब को किसने दी थी? तो आप कहेंगे सर मॉरिस ग्वायर ने दी थी। और मॉरिस ग्वायर कौन थे? उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तात्कालीन वाइस चांसलर थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के निर्माण का पूरा श्रेय मॉरिस ग्वायर साहब को दिया जाता है। तो ये बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। जीवन परिचय याद रखिएगा, बहुत बार यहां से सवाल आते हैं। जीवन जो जन्म वर्ष है, मृत्यु वर्ष है, दोनों याद होने चाहिए। 12 अगस्त 1892 और 27 सितंबर 1972। 12 अगस्त 1892 को जन्म होता है, लेकिन बहुत सी जगह 9 अगस्त भी दिया हुआ होता है। ध्यान रखना, 12 अगस्त इनके डॉक्यूमेंट का समय है, डॉक्यूमेंट में 12 अगस्त लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में जो इनका जन्म है वो 9 अगस्त को हुआ था। स्कूल के अंदर ये तिथि गड़बड़ा गई थी एडमिशन के टाइम पे। तो 12 अगस्त इनके डॉक्यूमेंट्स में है, तो आपको वही याद रखनी है। 12 अगस्त और 9 अगस्त दोनों दिमाग में रखनी है भाई। अब देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जन्म की बात करते हैं। तो जन्म आपको पता है 12 अगस्त 1892, वास्तविक जो तिथि है वो है 9 अगस्त को। डॉक्यूमेंट में 12 अगस्त है, कई बार अपने साथ भी हो जाता है ना कि वास्तविक तिथि कुछ और होती है और अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होती है, तो वो इनके साथ भी हुआ। ये स्कूलिंग टाइम में गड़बड़ा गई थी। सवाल पूछा जाता है कि जन्म कहां पर हुआ था? आप कहेंगे सर सियाली गांव के अंदर इनका हुआ था। जो सियाली गांव कहां पड़ता है? तंजौर, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। सियाली रामामृत, तो सियाली के रामामृत रंगानाथन थे। रामामृत पिता थे, रंगानाथन स्वयं का नाम था। तो जन्म 12 अगस्त 1892 को सियाली गांव में होता है, जो तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, दिमाग में रखना है ये बात। उसके बाद विद्यालय जो इनकी शिक्षा है वो टीचर्स कॉलेज सईदापेट में कंप्लीट होती है। इनकी स्कूलिंग का भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप बता देना भाई सईदापेट के अंदर टीचर्स कॉलेज से इनकी स्कूलिंग होती है। उसके बाद में ये कॉलेज के लिए जाते हैं, बीए करते हैं मैथ से, 1913 में कंप्लीट होती है। और 1916 के अंदर इनकी मैथ्स से ही एमए कंप्लीट होती है। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कहां से ये बीए और एमए करते हैं, अपनी यूजी और पीजी कहां से करते हैं? तो आप कहेंगे सर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी बीए और एमए कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में सवाल पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कब बने और कहां बने थे? तो पहली बार आपको पता है पुस्तकालय अध्यक्ष 1924 में बनते हैं, देखा आपने। और पहली बार पुस्तकालय अध्यक्ष कहां बने थे? आप कहेंगे सर मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि वहां पर मैथ्स के प्रोफेसर के रूप में ये कार्य कर रहे थे। 21 में ज्वाइन कर ली थी इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी। 21 से लगातार 24 तक इन्होंने वहां पढ़ाया है छात्रों को। 24 में वैकेंसी आई थी आपको पता है, और उसमें लाइब्रेरियन के रूप में ये सिलेक्ट हुए थे। और 24 से लेकर 44 तक लगातार वहां पर पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। सवाल सबके सब हैं, आपको याद रखने हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब सवाल पूछा जाता है कि मद्रास यूनिवर्सिटी में आने के बाद इनको मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रशासन में लंदन
अध्ययन के लिए भेजा था वो वर्ष कौन सा है, कब गए थे ये, तो वो वर्ष भी दिमाग में रखना है। 1924 में प्रशासन ने इसे अध्ययन के लिए लंदन भेजा और वहां पर जाकर के इन्होंने गुरु बनाया डब्ल्यूसीबी सेयर्स को। और डब्ल्यूसीबी सेयर्स कहां के लाइब्रेरियन थे, आप कहेंगे सर क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर ये भी लाइब्रेरियन थे, उनको गुरु बनाते हैं। और डब्ल्यूसीबी सेयर्स के गुरु कौन थे, मेलविल डेवी थे, जो कहां से थे, अमेरिका से थे, ध्यान रखना। तो भारत, ब्रिटेन और फिर अमेरिका। भारत से एसआर रंगनाथन तमिलनाडु से थे, उसके बाद लंदन के आपने पढ़ा डब्ल्यूसीबी सेयर्स को, और सेयर्स के गुरु कौन थे, मेलविल डेवी, जो कहां से थे, अमेरिका से थे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब ये 1924 में लंदन चले गए और सवाल पूछा जाता है कि लंदन से वापस कब लौटे थे, लंदन से वापस किस वर्ष लौटे। आप कहेंगे सर 1925 में वापस लौटे। ये 24 और 25 के बीच में जो गैप है लगभग 9 माह का है। 9 महीने के बाद ये वापस भारत लौटते हैं पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के अध्ययन के बाद। ठीक है, अब चलिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सवाल कई बार पूछा जाता है कि पहली बार मैथ्स के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य कब किया, प्रारंभ किया था। तो 16 में इनकी एमए हो जाती है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, और एमए कंप्लीट होने के जस्ट अगले साल ही इनकी जॉब लग गई और मंगलोर में गणित के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। कहां, मंगलोर में किया है। उसके बाद 21 से लेकर 24 तक मैथ्स के प्रोफेसर के रूप में मद्रास यूनिवर्सिटी में कार्य किया था। 24 में फिर ये पुस्तकालय अध्यक्ष बन गए थे। पूरी कड़ी मैंने आपको ये अभी बताई है कहानी के रूप में। सवाल है सब के सब, बहुत सारे ये फैक्ट हैं, ये याद करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, माला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। माला क्या है, पूरा नाम भी पूछा जाता है, MALA, माला, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि माला की स्थापना किसने करी। आप कहेंगे सर SR रंगनाथन ने करी, और कब करी उसके लिए 28 का यह वर्ष भी आपको दिमाग में रखना है। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना SR रंगनाथन के द्वारा की गई और 1928 का वो वर्ष था, याद रखना है, ये सब सवाल है। माला पूरा नाम मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब सवाल यह भी पूछा जाता है कि DRTC की स्थापना किसने करी थी। DRTC, डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, DRTC की स्थापना करने वाले व्यक्ति भी कौन थे, SR रंगनाथन थे। कब करी थी DRTC की स्थापना, आप कहेंगे सर 1962 में। कहां पर है भाई DRTC, आप कहेंगे सर बेंगलोर के अंदर है। ये सब चीजें मैं करवाऊंगा आपको, एक एक चीजें करेंगे हम, है ना, DRTC को पढ़ेंगे स्पेशली। तो DRTC की स्थापना भी करी थी 1962 में SR रंगनाथन ने, और उसके बाद अपनी दूसरी पत्नी के नाम पर इन्होंने सेल्स की स्थापना करी। सेल्स, सादा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है। सेल्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पर सिर्फ इतना जानना है कि सेल्स की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी। दिमाग में रखना, सेल्स की स्थापना SR रंगनाथन साहब ने करी थी, और वर्ष आपको पता है 1961 का था। 63 में भारत सरकार के द्वारा इसे पंजीकृत किया गया और 2006 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसे पंजीकृत किया गया। सारी चीजें दिमाग में रखनी है। कई बार ऑप्शन में सिर्फ 1961 आता है, बहुत सी बार 61 के स्थान पे 63 ऑप्शन में आता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो 61 पढ़ा था, 63 कैसे मान लिया। तो 63 में इसका पंजीकरण हुआ था और कर्नाटक सरकार ने 2006 में इसका पंजीकरण किया है। ये सब के सब सवाल बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखो जी, वर्ल्ड लाइब्रेरियन रंगनाथन को कहा गया ALA के द्वारा। बहुत बार यह भी पूछ लिया जाता है, वर्ल्ड लाइब्रेरियन के रूप में किसे जाना जाता है, रंगनाथन को ये उपाधि किसने दी थी, तो ALA के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। चलिएगा, बहुत बार एक और सवाल दाग दिया जाता है, बोले 5 लॉज जो हैं पुस्तकालय विज्ञान के, जो पंचसूत्र आप पढ़ते हैं, पंचसूत्र कौन कौन से हैं, आप कहते हैं, बोले सर 5 सूत्रों में पहला सूत्र है पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। दूसरा सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा सूत्र है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा सूत्र है कि पाठक के समय की बचत हो,
और पांचवा जो सूत्र है वो है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। ये 5 सूत्र रंगानाथन साहब के द्वारा दिए गए और पहली बार पुस्तक के रूप में इनका प्रकाशन 1931 में किया जाता है। 28 में ये तैयार हो जाते हैं और 31 में पहली बार इनका प्रकाशन होता है। बाद में 57 में दोबारा से प्रकाशन किया जाता है, रिप्रिंट एडिशन आता है इसका, और फिर OCLC वगैरह के द्वारा भी दिए जाते हैं। आजकल 6वें 7वें सूत्र और दे दिए हैं। किस किस व्यक्ति ने कब कब दिए थे ये अगली क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। 5 सूत्रों को शुरू करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ SR रंगानाथन साहब की। देखिएगा, 5 लॉज का निर्माण 1928 में कर लिया जाता है। पहली बार प्रकाशन 1931 में और दूसरा प्रकाशन 1957 में इनका होता है। याद रखिएगा, 5 लॉज पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि पहली बार कब प्रकाशित हुई, 1931 का वर्ष दिमाग में रखना है। और 1931 में ही मेलविल डेविस साहब की मृत्यु भी हुई थी, याद होगा आपको। तो सारी ये कड़ियां बना लिया करो। मेलविल डेवी का जीवन परिचय भी हम पढ़ेंगे। तो बहुत सी चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन डिटेल के साथ पढ़ना है, भले ही समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। आज आपकी ये पहली क्लास है और डिटेल से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई कसर हमें नहीं छोड़नी है, भले ही समय हमने थोड़ा सा ज्यादा क्यों ना लग जाए। देखिएगा साथियों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यापन का कार्य आपको मैंने अभी बताया था कि मॉरिस ग्वायर साहब एक मोटी रकम के आधार पर इनको अप्रोच करते हैं जब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थे, BHU में थे, और BHU में 45 से लेकर 47 तक इन्होंने कार्य किया था। मॉरिस ग्वायर साहब अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि मोटी तनख्वाह देंगे, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं 1947 में और वहां पर अध्यापन का कार्य करवाया 47 से लेकर 1954 तक। 1947 से 54 तक। साथियों, सवाल यह भी पूछा जाता है कि रंगानाथन साहब ILA के अध्यक्ष के रूप में कब नामित होते हैं, अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे, याद रखना है। तो इसके लिए आप वर्ष याद रखेंगे 1944 से लेकर 1953 तक ILA के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ILA की स्थापना भी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। तो ILA की स्थापना में योगदान भी याद रखेंगे और फिर इन्हें ILA का अध्यक्ष भी बनाया जाता है 1944 में। उसके बाद ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हमने देखा कहां आ गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बनारस में कब से कब तक, 1945 से 47, और 47 के बाद कहां आ गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आजादी के जो वर्ष है 1947 में, आजादी का जो वर्ष है उससे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। वहीं पर फिर इनको डिलीट की उपाधि भी दी गई अगले साल, 1 साल बाद में 1948 में। देखो, डिलीट की दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी थी, कब दी थी, 1948 में। सवाल दागा जाता है कि रंगानाथन साहब को पहली बार डिलीट की उपाधि किस वर्ष प्राप्त हुई थी। आप कहेंगे सर 1948 में। किसने, आप कहेंगे सर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। अच्छा, तो फिर यह बताइए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसने SR रंगनाथन को डिलीट की उपाधि दी है। आप कहेंगे सर पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। और पिट्सबर्ग ने डिलीट की उपाधि कब दी, आप कहेंगे सर 1964 में दी थी। दोनों चीजें दिमाग में रखनी है। तो डिलीट 2 बार, पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 48 में दी, दूसरी बार पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने 1964 में दी थी। तो दोनों चीजें पूछी जाती हैं बार बार। अब सवाल यह पूछा जाता है कि पद्मश्री का अवार्ड भी क्या प्राप्त हुआ था। आप कहेंगे हाँ जी, बिल्कुल प्राप्त हुआ था। और यह पद्मश्री का अवार्ड भारत सरकार के द्वारा रंगानाथन साहब को 1957 में प्राप्त होता है। तो ये वर्ष और यह अवार्ड दोनों दिमाग में रखना है भाई। राव साहब की उपाधि क्या रंगानाथन साहब को प्राप्त हुई थी। आप कहेंगे हाँ जी, राव साहब, क्योंकि कई बार सवाल दागता है निम्न में से रंगानाथन साहब की उपाधि नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि राव साहब की उपाधि भी इन्हें 1935 में प्राप्त हुई थी, ब्रिटिश शासन के समय में। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो देखो, डिलीट की प्राप्त हुई, पद्मश्री 57 में मिल गया, राव साहब की उपाधि भी इन्हें 1935 में मिल गई। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद मार्गरेट मान अवार्ड भी मृत्यु से कुछ दिन पहले 1972 में इनकी मृत्यु हो गई थी, याद होगा, 27 सितंबर 1972, याद कर सकते हो आप। 27 सितंबर 1972। यहां देखो 27 है, यहां है 72, उल्टा हो गया है। और जब उल्टा पुल्टा हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो दिमाग में बिठा लेना, 2-7 का उल्टा हो गया 7-2, और उल्टा पुल्टा हो गया तो मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का वर्ष अपने आप याद हो जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है।
तो 27 सितंबर 1972 को मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से 2 साल पहले देखिए आप 1970 के अंदर इन्हें मार्गरेट मान अवार्ड दिया जाता है ALA के द्वारा। ALA अर्थात अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिका का जो पुस्तकालय संघ है उसके द्वारा इन्हें 1970 में मार्गरेट मान अवार्ड दिया गया था। सवाल पूछा जाता है क्या रंगनाथन साहब को ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड भी दिया गया? आप कहेंगे हाँ सर, ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड भी रंगनाथन साहब को प्राप्त हुआ था और यह प्राप्त हुआ था 1971 में। तो समय भी आपको याद रखना है क्योंकि रंगनाथन साहब अपने लिए ही सब कुछ है। आज उनकी वजह से ही हम हैं, उनकी वजह से ही हम पुस्तकालय अध्यक्ष हैं और उनकी वजह से ही आप इस लाइब्रेरी साइंस विषय को पढ़ पा रहे हैं। देखिएगा, तो सब कुछ हमारे लिए तो वही है, बहुत हमारे लिए तो एक गॉड से भी कम नहीं है। तो सवाल पूछा जाता है ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? आप कहेंगे सर मार्क ट्वेन सोसाइटी के द्वारा इन्हें ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड प्राप्त हुआ था 1971 में। उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि मानद साथी की उपाधि भी क्या प्राप्त होती है? आप कहेंगे हाँ सर, मानद साथी की उपाधि इन्हें 2 बार प्राप्त होती है। दोनों के वर्ष भी याद रखने हैं। मानद साथी की उपाधि पहली बार 1951 में वर्जीनिया बिब्लियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा और दूसरी बार 1957 में FID के द्वारा। दोनों कब कब प्राप्त हुई और किसके द्वारा प्राप्त हुई, ये चीजें भी याद रखनी है। तो मानद साथी 51 और 57 में, 51 में वर्जीनिया बिब्लियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा और आपकी 57 में FID के द्वारा। मानद सदस्य की उपाधि भी इन्हें प्राप्त हुई 1956 में आइजलिक के द्वारा। ये सब के सब बहुत बार सवाल के रूप में पूछे जा चुके हैं। एक भी ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो सवाल के रूप में आपसे नहीं पूछा गया हो। सारे के सारे बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बिल्कुल एकदम स्मार्ट तरीके से मैं आपको स्टडी करवा रहा हूं। उसी का परिणाम है कि जब राजस्थान में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी तो लाइब्रेरियन गुरुजी के विद्यार्थियों ने झंडे गाड़े हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत गजब के नंबर है। यह सिर्फ इसी स्मार्ट स्टडी का परिणाम था और दावे के साथ कहता हूं कि जो चीजें करवा रहा हूं वो आप साथ साथ तैयार करते जाइए। बहुत अच्छे नंबर के साथ आप BPSC की यह परीक्षा निकालेंगे, अपने मां बापू का सपना पूरा करेंगे। ईमानदारी के साथ आप तैयारी करते जाइए। लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन के ऊपर हमने ये क्लासेस स्टार्ट कर दी है। वहां पर एकदम न्यू फ्रेश बैच हमने शुरू कर दिया है। आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। समय आपको बहुत कम मिलेगा इस बार। देखिएगा साथियों, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। देखिएगा, सवाल यहां से भी पूछा जाता है इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के संपादक कौन थे? तो इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के संपादक के रूप में भी SR रंगनाथन ने कार्य किया है। सवाल बहुत बार पूछा जाता है। पूछा जाता है कि इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पहली बार कब प्रकाशित हुआ और किसके द्वारा किया गया? आप कहेंगे सर 1990 में तो इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन पहली बार होता है और इसको प्रकाशन करवाने वाला कौन था? ABC पब्लिशिंग हाउस। अब कई बच्चे कहते हैं सर रंगनाथन साहब की तो मृत्यु हो गई थी 72 में ही। जब मृत्यु 1972 में हो गई तो इसका प्रकाशन 1990 में कैसे हुआ? मैं क्लियर कर दूं, इसको तैयार किया था SR रंगनाथन साहब ने मृत्यु से पहले, लेकिन 1972 में मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद ABC पब्लिशिंग हाउस के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। ABC पब्लिशिंग हाउस कहां है? नई दिल्ली के अंदर है। वो इसे प्रकाशित करवाता है रंगनाथन साहब की मृत्यु के बाद 1990 में। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, रंगनाथन साहब की मृत्यु के बाद इसे प्रकाशित करवाया जाता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अतिथि प्राध्यापक के रूप में भी इन्होंने कहां पर कार्य किया था। यह सवाल भी पूछा जाता है। अतिथि प्राध्यापक, गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और यह सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। कहां कार्य किया था अतिथि प्राध्यापक के रूप में? आप कहेंगे सर विक्रम विश्वविद्यालय जो कहां है? उज्जैन के अंदर। उज्जैन कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो अतिथि प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। देखिएगा, सवाल पूछा जाता है कि DRTC की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो DRTC की स्थापना डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर
इसकी स्थापना भी एस आर रंगनाथन साहब के द्वारा करी गई और इसका वर्ष भी बहुत बार पूछा जाता है 1962 में। डीआरटीसी का मुख्यालय कहां है, बहुत बार सवाल दाग दिया जाता है। आप कहेंगे सर डीआरटीसी का मुख्यालय बेंगलोर में है। कब स्थापना हुई, 1962 में हुई। किसके द्वारा करी गई, तो फिर जवाब होगा एस आर रंगनाथन के द्वारा। और इसी डीआरटीसी के अंदर सियाली रामामृत रंगनाथन, एस आर रंगनाथन की मृत्यु भी होती है बाद में। तो डीआरटीसी की स्थापना भी इनके द्वारा करी गई 62 में, और फिर 72 के अंदर 10 साल बाद इनकी मृत्यु भी वहीं पर होती है। तो दोनों चीजें आप याद रखिएगा, कड़ी बना लिया करें, जुगाड़ बना लिया करें और चीजों को कनेक्ट करके याद करें। तो डीआरटीसी की स्थापना बेंगलोर के अंदर हो गई है और 27 सितंबर 1972 के अंदर इनकी मृत्यु भी वहीं होती है। डीआरटीसी का पूरा नाम आपके सामने है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। पूरा नाम भी कई बार आपसे पूछा जाता है साथियों। चलिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजों की और चर्चा करते हैं। रंगनाथन का जन्म दिवस जो था, आपको पता है जन्म दिवस क्या था, 12 अगस्त 1892। कई बार 9 अगस्त भी ऑप्शन में आता है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो रंगनाथन का जो जन्म दिवस था उसे पुस्तकालय अध्यक्ष के दिवस के रूप में मनाना कब प्रारंभ हुआ, कब से शुरू किया गया रंगनाथन के जन्म दिवस को पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस के रूप में? तो देखिए उसका वर्ष याद करेंगे 1984 से। कई बार सवाल पूछा जाता है कि रंगनाथन साहब का सबसे बड़ा दान कहां किया गया था, तो आप कहेंगे सर मद्रास यूनिवर्सिटी को ही इन्होंने सबसे बड़ा दान किया था, और उस समय का 1 लाख रुपया बहुत होता है साहब। उस जमाने में भी इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी को पूरा 1 लाख रुपया डोनेट किया था। 1 रुपया में भैंस आ जाया करती, दादाजी किया करें हैं, बोले 1 रुपया में भैंस आया करती है ना। तो उस जमाने में 1 लाख रुपए की कीमत आप समझिएगा, उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी को डोनेट किया था। तो ये बहुत बड़ा दान था उस समय में, बहुत चर्चा हुई होगी उस समय। तो सबसे बड़ा दान 1 लाख रुपए, और किसको, मद्रास यूनिवर्सिटी को इनके द्वारा दिया गया। सवाल पूछा जाता है कि रंगनाथन के ऊपर डाक टिकट कब जारी करी गई थी, तो डाक टिकट जो है 30 अगस्त 1992 को जारी करी गई थी। रंगनाथन साहब के गणित के शिक्षक, जब हम 5 लॉज पढ़ेंगे तो उनमें पहला लॉ पढ़ेंगे। 5 लॉज में से 5 सूत्रों में से पहला जो सूत्र है कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, पुस्तकें उपयोगार्थ है या उपयोग के लिए हैं, जो सूत्र था वो किसको समर्पित किया रंगनाथन साहब ने? पहला जो सूत्र था वो अपने गणित के शिक्षक एडवर्ड रोस को समर्पित है। सवाल पूछा जाता है कि पहला जो सूत्र है 5 सूत्रों में से वो किसको समर्पित है? आप कहेंगे सर रंगनाथन के गणित के शिक्षक एडवर्ड रोस को। और एडवर्ड रोस किस विषय के शिक्षक थे? गणित के शिक्षक थे। यह भी पूछ लिया जाता है कि रंगनाथन के गणित के शिक्षक कौन थे, तो एडवर्ड रोस। और गणित वाला मास्टर ने तो भैया रोस ज्यादा आया करे ना, तो याद कर लेना जुगाड़ बना के, है ना। तो गणित के शिक्षक कौन थे? एडवर्ड रोस थे। इन्हीं को फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस समर्पित है। पहला जो 5 सूत्रों में से पहला सूत्र था वो एडवर्ड रोस को ही इन्होंने समर्पित किया है। हम पढ़ेंगे उनकी भूमिका किसके द्वारा तैयार करी गई थी, प्रस्तावना किसने तैयार करी थी, है ना। 5 लॉज की पढ़ेंगे अगली क्लास में कि भूमिका बेरविक सेयर्स ने करी थी, जो प्रस्तावना है वो पीएस शिवास्वामी अय्यर के द्वारा रखी गई थी। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, एक एक लॉ को पढ़ेंगे। एक क्लास में एक ही लॉ हो पाएगा, इतनी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। और हर लॉ के साथ में हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। जितने भी सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं, जितने भी सवाल परीक्षाओं में दागे गए हैं, प्रत्येक लॉ से हम बात करेंगे। एक एक चीज तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत डिटेल के साथ हम अध्ययन करेंगे। बीपीएससी जो सवाल पूछती है उससे भी एक लेवल आगे हम लेके चलेंगे आपको। देखिएगा साथियों, पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आप कहेंगे सर पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं कौन? एस आर रंगनाथन। ये उपाधि किसने दी थी? तो आप कहेंगे सर मोरिस गायर ने। कब दी थी? आप कहेंगे सर 1948 में। जिस वर्ष डिलीट की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई उसी वर्ष पहली बार पुस्तकालय विज्ञान का जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि विश्व में पुस्तकालय विज्ञान का जनक के रूप में आप किसे जानेंगे, तो फिर मेलविल डेवी नाम आएगा, जो आपके रंगनाथन के गुरु थे।
WCB सेल्स के गुरु थे, जिन्होंने DDC तैयार करी थी, फिर DDC के आधार पर ओटलेट और फाउंटेन ने UDC तैयार करी थी। पढ़ेंगे हम एक एक चीज को डिटेल से। देखिएगा, बहुत बार ये पुस्तक पूछी जाती है, रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन। रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन के लेखक कौन थे? आप कहेंगे सर SR रंगानाथन थे। ये पुस्तक बहुत बार आपसे पूछी जाती है। रंगानाथन साहब की सारी पुस्तकें आपको याद करनी है। देखिएगा, लाइब्रेरी डेवलपमेंट फॉर इंडिया एक पुस्तक थी, SR रंगानाथन साहब के द्वारा यह तैयार करी गई थी और पहली बार इसे 1950 में प्रकाशित किया गया था। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया, भारत के अंदर लाइब्रेरी के डेवलपमेंट से संबंधित चर्चा इसमें करी गई, जिसको SR रंगनाथन के द्वारा लिखा गया और 1950 में इसे पब्लिश पहली बार किया जाता है। देखो, बहुत बड़ी बात है, 1931 ये वही वर्ष है जिसमें 5 लॉज का पहली बार प्रकाशन होता है। ये वही वर्ष है 1931 का। तो 1931 के अंदर SR रंगनाथन ने हिंदू अखबार में, द हिंदू है ना, हिंदू अखबार में 2 आलेख प्रस्तुत किए। उन आलेखों के अंदर इनका जो छदम नाम है वो सामने आया। छदम नाम क्या? अर्थमेटिकस और लिब्रा इनका छदम नाम था। तो ये नाम भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि रंगानाथन साहब के छदम नाम क्या थे। खुद का नाम छुपाया और अर्थमेटिकस और लिब्रा के रूप में जाने गए। तो छदम नाम भी बहुत बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल, ये सब के सब सवाल किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। देखिएगा, पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन के ऊपर भी निबंध है, मोनोग्राफ लिखने के लिए आमंत्रित किया गया। किस पर मोनोग्राफ? मोनोग्राफ ऑन द फिलोसॉफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन के ऊपर भी निबंध लिखने के लिए रंगानाथन साहब को किसने आमंत्रित किया था? यह सवाल तो बहुत सी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। तो इसके लिए आमंत्रित करने वाले व्यक्ति का नाम था जीन एंकर। इन्होंने रंगानाथन साहब को पुस्तकालय वर्गीकरण के ऊपर, जो पुस्तकालय वर्गीकरण का दर्शन है, फिलोसॉफी है, उस पर मोनोग्राफ लिखने के लिए बुलाया। बुलाने वाले व्यक्ति का नाम बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है और वो है जीन एंकर। साथियों, बहुत से महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, एक और पुस्तक, एन एसे इन पर्सनल बिब्लियोग्राफी, ए बिब्लियोग्राफी ऑफ द राइटिंग ऑन एंड बाई SR रंगानाथन। देखो, एक चीज का ध्यान रखना, जब कोलन शुरू हो जाता है, यहां कोलन लगा हुआ है, तो ये तो है इस पुस्तक का मुख्य टाइटल, और ये कोलन के बाद जो आता है वो होता है सब टाइटल। ध्यान रखना। तो मुख्य जो टाइटल है वो क्या है? एन एसे इन पर्सनल बिब्लियोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आप कहेंगे सर AK दास गुप्ता के द्वारा ये लिखी गई थी। सवाल बहुत सी बार पूछा जाता है, क्योंकि रंगानाथन का नाम देखकर बहुत से बच्चे यहां पर आंसर में रंगानाथन दे देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, संबंध रंगानाथन साहब से था इसका, लेकिन इसके लेखक कौन थे? AK दास गुप्ता साहब थे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये साथ में ही ऐड कर दिया है। साथियों, इसी तरीके से अगर आप अध्ययन करते रहेंगे तो कहीं समस्या नहीं आएगी। इसी तरीके से अध्ययन करके मैंने राजस्थान में लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी थी उसमें जनरल से 32वीं रैंक प्राप्त करी है, और उसी के आधार पर मेरा पहले अटेम्प्ट में नेट वगैरह क्वालिफाई हुए हैं। तो सिर्फ इस प्रकार से अध्ययन करने से, अगर मैं भी फालतू की थ्योरी बार बार पढ़ता रहूंगा तो एग्जाम के समय आप भी जानते हैं कि रिवाइज नहीं कर पाते हैं, और जितनी बार रिवाइज कर पाएंगे सिलेक्शन के उतने ही आप नजदीक जाते हैं। फालतू की थ्योरी नहीं पढ़नी है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। अपने को इस विषय में अभी PhD नहीं करनी है। पहली अपनी प्राथमिकता सिलेक्शन है, रैंक के साथ सिलेक्शन है, और वो सिलेक्शन लेने के बाद सोचेंगे PhD वगैरह का। जो पहला सपना है अपना वो तो कम से कम पूरा करें, और उसी को टारगेट लेकर मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूं। और ये मैंने पहले खुद के ऊपर अप्लाई किया है। मैं अगर रैंक के साथ सिलेक्ट हूं तो क्यों नहीं आप हो सकते? बहुत अच्छी रैंक के साथ आप सिलेक्ट हो सकते हैं अगर इसी प्रकार से स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे तो। देखिएगा साथियों, सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि मोबाइल लाइब्रेरी, अब मोबाइल लाइब्रेरी क्या है समझना इस चीज को पहले तो। बहुत से ऐसे गांव हैं, ढाणियां हैं जहां पर पुस्तकालय नहीं होते हैं, पुस्तकें वहां के लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो रंगानाथन साहब ने, या फिर एक संकल्पना निकल के आई मोबाइल लाइब्रेरी की। रंगानाथन साहब ने उनका नाम दिया था लाइब्रेरी ऑन व्हील, पहियों पर पुस्तकालय। यह नाम रंगानाथन साहब ने दिया था मोबाइल लाइब्रेरी को। तो मोबाइल लाइब्रेरी क्या है? जिन गांव ढाणियों में पुस्तकालय नहीं होता,
वहां पर क्या करते हैं, कोई भी, जैसे कोई वैन हुई, हो सकता है कोई बस हो, कोई ट्रक हो, कोई बैलगाड़ी भी हो, उसको लाइब्रेरी का रूप दे दिया जाता है, उसकी बॉडी को पुस्तकालय का रूप दे दिया जाता है और फिर उसमें पुस्तकें व्यवस्थित कर दी जाती है। फिर उसको चला करके जहां लाइब्रेरी नहीं है, दूर दराज के क्षेत्र जहां पुस्तकालय नहीं है, वहां ले जाकर खड़ी कर देते हैं, जिससे वहां के लोग उसके आसपास आकर के वहां चेयर वगैरह लगा देते हैं, तो वहां के लोग उस वैन के पास आकर के पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसी वैन को मोबाइल लाइब्रेरी का नाम दिया गया है। लाइब्रेरी ऑन व्हील का नाम एस आर रंगनाथन ने दिया है। बहुत सी जगह लिब्रासीन भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना है इन सब चीजों का। जो सेंटर वाली एग्जाम होती है उनमें तो ये नाम ना मान के कई बार लिब्रासीन भी माना गया है कि रंगनाथन साहब ने क्या नाम दिया था, तो उसे लिब्रासीन नाम दिया गया। लेकिन स्टेट वाली जो एग्जाम्स होती है वहां पर ज्यादातर लाइब्रेरी ऑन व्हील को ही इसका सही जवाब माना जाता है। हाँ, मैं सहमत हूं कि बहुत सी जगह लाइब्रेरी ऑन व्हील के स्थान पे लिब्रासीन है, लेकिन रंगनाथन साहब ने लाइब्रेरी ऑन व्हील नाम दिया था, तो आपको ये याद रखना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा मोबाइल लाइब्रेरी क्या है। जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं, लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं होती है, तो वहां बस, ट्रक, वैन, बैलगाड़ी, जो भी साधन है, उसकी बॉडी को लाइब्रेरी का आकार दे दिया जाता है, पुस्तकें रख दी जाती हैं, वहां ले जाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे वहां के लोग पढ़ पाते हैं। तो वो पहियों पर पुस्तकालय है, दिमाग में रखना इस चीज को। देखो, रंगनाथन साहब की प्रमुख पुस्तकों की बात कर लेते हैं। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने दी हैं। पहली पुस्तक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र, 5 सूत्र, कब प्रकाशित होती है? 1931 में प्रकाशित होती है। तैयार कर लिया जाता है इसे 1928 के अंदर ही। अगली जो क्लास होगी ना, वो 5 लॉज पर ही होगी, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है कोलन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की भी एक पद्धति रंगनाथन साहब ने हमें दी है, जिसे हम कोलन क्लासिफिकेशन अर्थात द्विबिंदु वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। पहली बार उसका प्रकाशन कब होता है? आप कहेंगे सर 1933 में। बाद में इसके 7 एडिशन पढ़ते हैं, 33, 39, 50, 52, 57, 60, 63 और 87, जिसमें एक आपका 63 वाला जो है ना, 6वां रिवाइज भी मैंने शामिल कर लिया है, इसलिए टोटल 8 वर्ष आपने देखे हैं। उसके बाद एक कैटलॉगिंग की स्कीम भी इन्होंने दी है, जिसे आप लोग क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के रूप में जानते हैं, अर्थात CCC के रूप में जानते हैं। वर्गीकृत सूची संहिता, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, वो कब प्रकाशित होती है? पहली बार 34 में प्रकाशित होती है। इसके भी 5 संस्करण हम पढ़ते हैं, एक एक बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में साफ साफ लिख के दी है और ये भी सिलेबस में दी है, तो दोनों को तो बहुत डिटेल से कम 20-20, 15-15 क्लासों में हम पढ़ेंगे इनको। उसके बाद बात करते हैं लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या रंगनाथन साहब की पुस्तक थी? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन रंगनाथन साहब की प्रसिद्ध पुस्तक थी, जिसका पहली बार प्रकाशन 1935 में होता है। ये वर्ष इन पुस्तकों के तो याद रखने ही रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये। उसके बाद प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके तो तीनों संस्करण बार बार पूछे जाते हैं। प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 37, 57 और 67, तीनों वर्ष आपको याद रखने हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। लेखक कौन थे? आप कहेंगे सर SR रंगनाथन है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो इस प्रोलेगुमिना का नाम, कोलन का नाम, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का नाम लगभग रोज ही देखने को मिलेगा, रोज ही सुनने को मिलेगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये तो अपने आप याद हो जाएंगे, आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, उसके बाद सजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरीज इन इंडिया, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आप कहेंगे सर SR रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी, और इसका पहली बार प्रकाशन 1946 में होता है, 1946 में होता है। ये वर्ष भले ही स्किप कर देना, लेकिन इसके ऑथर का नाम रंगनाथन आप जरूर याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, क्लास में बोले कम्युनिकेशन करोगे तो 51 रुपया को दंड लागेगा ना, तो 51 का वर्ष याद कर लीजिएगा। 1951 में ये पहली बार प्रकाशित होती है, और इसके लेखक का नाम क्या था? SR रंगनाथन। चलिएगा, फिलोसॉफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रंगनाथन साहब की पुस्तक है, ऑथर के नाम जरूर याद रखने हैं, इसका वर्ष ज्यादा जरूरी नहीं है, 1951 का वर्ष है। चाहो तो याद कर लेना, चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन लेखक का नाम आपसे पूछा जाता है। लाइब्रेरी मैनुअल किसकी पुस्तक थी? रंगनाथन की पुस्तक थी। लाइब्रेरी मैनुअल याद कर लेना, 1951 का वर्ष भी पूछा जाता है, तो ये वर्ष भी याद रखना है।
लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 52 और दूसरा एडिशन 66 है। किसकी पुस्तक है? रंगानाथन की पुस्तक है। दोनों संस्करण याद रखने हैं, बुक सिलेक्शन 52 और दूसरा एडिशन 66, दोनों पूछे जाते हैं। हेडिंग एंड कैनन्स किसकी पुस्तक है? ये कैनन है भाई, एन है ना। हेडिंग एंड कैनन्स किसकी पुस्तक है? रंगानाथन की। वर्ष बहुत जरूरी है, 1955 पूछा जाता है, याद रखना है। रेफरेंस सर्विस किसकी पुस्तक है? रंगानाथन की। पहली बार कब प्रकाशित होती है? 1961 में। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट रंगानाथन साहब की पुस्तक है और पहली बार 1963 में प्रकाशित होती है। ऑथर का नाम भी पूछा जाता है और वर्ष भी पूछा जाता है। बार बार इन चीजों को पढ़ेंगे तो ये सब के सब फैक्ट बहुत बढ़िया से हमें याद हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट एस.आर. रंगनाथन की पुस्तक है, जिसे पहली बार 1973 में प्रकाशित किया गया था। ये सब वर्ष अपने आप याद हो जाएंगे, आप इनको बार बार पढ़ेंगे, पता नहीं चलेगा कि ये कब याद हुए। हमने भी कोई स्पेशली एक एक को लेके थोड़ी ना बैठे हैं, हम भी क्या करते थे कि इनको पढ़ते थे, पता ही नहीं चला कब याद हो गई। ये सारे वर्ष अपने आप तोते की भांति बोलोगे आप, लेकिन बस कंडीशन यही है कि एग्जाम तक हमारे साथ लगातार मेहनत करिए। एग्जाम का पेपर देने के बाद आपको यकीन होगा, आप स्वयं मानेंगे कि हाँ आपने क्या पढ़ लिया है। बहुत जबरदस्त तरीके से आप पेपर करके आएंगे। देखिएगा अगली पुस्तक, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एस.आर. रंगानाथन। रंगानाथन साहब की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसके एडिटर का नाम बहुत बार पूछा जाता है, P.N. कोला। बहुत बार इसके एडिटर का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। साथियों, यह हमने रंगानाथन साहब का जीवन परिचय पढ़ा है। इसके अलावा कोई सवाल रंगानाथन साहब से नहीं पूछा जाएगा, जहां तक मेरी समझ है। जिस लेवल से आपका पेपर आएगा, अब यहां से अब तक सवाल कैसे कैसे बने हैं, विभिन्न परीक्षाओं में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसमें से सभी सवालों के आप सही जवाब दे पाएंगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि आप जवाब ना दे पाए। देखिएगा कॉन्सेप्ट में से सारे सवाल आएंगे आपके। आप रंगानाथन का कोई भी पेपर उठा लेना, किसी भी पेपर में से क्वेश्चन देख लेना, ये कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिया तो एक सवाल आपका गलत नहीं होगा। देखिएगा पहला सवाल आपके सामने है, भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में भारत में आप किसे जानते हैं? बात करी थी ना सब कुछ हमारे लिए, तो कौन है भाई? रंगानाथन साहब है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के जनक के रूप में आप एस.आर. रंगानाथन साहब को जानते हैं। और यह उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मॉरिस ग्वायर के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? आप कहेंगे सर 1948 में दी गई थी, जिस वर्ष डिलीट की उपाधि इनके द्वारा प्राप्त हुई थी। मॉरिस ग्वायर वही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर। तो भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के जनक या पिता के रूप में एस.आर. रंगानाथन को जानते हैं। ये सब सवाल है भाई, मैंने कहा था कि ये सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, एस.आर. रंगानाथन में एस.आर. का पूरा नाम क्या है? एस.आर. रंगानाथन सियाली रामामृत रंगानाथन। तो एस और आर, सियाली रामामृत, सियाली गांव का नाम, रामामृत पिता का नाम। वही तो पूछा है ना कि एस.आर. रंगानाथन में एस और आर से क्या आशय है। तो एस से हमने सियाली देखा था, आर से पिता का नाम रामामृत देखा था, तो गांव का नाम और पिता का नाम, तो सियाली रामामृत। ध्यान रखना, सी सही जवाब जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, प्रिंस अमोंग द लाइब्रेरियन। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रिंस अमोंग द लाइब्रेरियंस। पुस्तकालय अध्यक्षों में राजकुमार, यह उपाधि किसने दी थी और किसे कहा गया है? दोनों चीजें याद होनी चाहिए, लेकिन यहां पर आपसे पूछा है कि पुस्तकालय अध्यक्षों में राजकुमार की उपाधि किसे दी जाती है, यह राजकुमार किसे कहा गया है? तो क्या P.N. कोला को कहा गया है, क्या मेलविल डेवी को कहा गया है, या मॉरिस ग्वायर को कहा गया है, या रंगानाथन को कहा गया है? तो पुस्तकालय अध्यक्षों में राजकुमार एस.आर. रंगानाथन साहब को कहा गया था। ये आप दिमाग में रखिएगा, डी इसका भी सही जवाब होगा।
आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से देखा, रंगानाथन साहब का पूरा जीवन परिचय अच्छे से देखा, मुझे लगता है ऐसे सवालों में आप नहीं उलझेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से अगर पढ़ाई करी है तो ऐसे सवाल आपके लिए बिल्कुल लड्डू साबित होंगे। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, डॉक्टर रंगानाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में, अभी ये सवाल आ गया था, के रूप में किसने नामित किया था, ये उपाधि किसने दी थी? तो आपको पता है ये मॉरिस ग्वायर ने दी थी, और मॉरिस ग्वायर उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ये बात है आजादी के एक साल बाद की, 1948 की। 1948 में पहली बार मॉरिस ग्वायर साहब ने इन्हें भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पिता के रूप में पुकारा था। चलिएगा साहब, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल बार बार पूछे जा चुके हैं। डॉक्टर रंगानाथन की मृत्यु किस तारीख को हुई थी? मैंने कहा था जब उल्टा पुल्टा हो जाए तो मृत्यु हो गई थी। उल्टा पुल्टा 27 सितंबर 1972। तो 27 और 72, 1972 उल्टा पुल्टा है तो 27 सितंबर, ये रहा 27 सितंबर दूसरे ऑप्शन में। लगाओ आंसर फटाफट, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, लंदन के अंदर जब रंगानाथन साहब अध्ययन के लिए गए थे तो वहां पर इनके शिक्षक कौन थे? किसको गुरु बनाया था इन्होंने? लंदन में रंगानाथन साहब के गुरु कौन थे, वहां शिक्षक कौन थे? पढ़ा है आपने, WCB सेयर्स को गुरु बनाया, और WCB सेयर्स के गुरु का नाम था मेलविल डेवी। लेकिन आपको तो रंगानाथन के गुरु का नाम पूछा है, तो आप लंदन वाले बताएंगे क्या नाम था भाई? WCB सेयर्स था। तो WCB सेयर्स अर्थात सी इसका भी सही जवाब होगा। सही जवाब आप दे पाएंगे प्रत्येक सवाल का, कोई समस्या नहीं आएगी। डॉक्टर रंगानाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसने घोषित किया था? हम देख चुके हैं, मॉरिस ग्वायर साहब थे, DU के वाइस चांसलर थे उस समय। 1948 में यह उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला सवाल, SR रंगनाथन किससे संबंधित थे? 4 ऑप्शन है, उनमें से एक सही जवाब है आपके सामने। पहला ऑप्शन, रंगानाथन साहब का संबंध देखना है। देखो जी, मेलविल डेवी के शिष्य जिन्होंने भारत में काम किया है। बावड़ा समझ रहा क्या है कि बोले मेलविल डेवी के शिष्य थोड़ी थे, मेलविल डेवी के शिष्य तो इनके गुरु थे WCB सेयर्स। ये तो WCB सेयर्स के शिष्य हैं, तो मेलविल डेवी के शिष्य नहीं है, WCB सेयर्स के शिष्य हैं, इसलिए ये बात तो गलत साबित हो गई। संबंध पूछा है। भारत में पहले पेशेवर रूप में योग्य विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। हाँ जी, ये बात सही है, पेशेवर रूप से पहले लाइब्रेरियन बने थे ये। और कहां बने थे? मद्रास यूनिवर्सिटी में। कब बने थे? 1924 में। 24 से लेकर 44 तक मद्रास यूनिवर्सिटी में इन्होंने लाइब्रेरियन के रूप में कार्य किया था। तो बिल्कुल ये बात तो सही है। तो सही बात ही तो पूछिए किससे संबंधित थे, तो बी वाली बात एकदम सही है। उन्होंने भारत में पहली बार DDC और AACR नियम पे, भाई DDC कहां बात कर रहे हो आप? DDC से इसका क्या संबंध है? इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला, अरे बावली बात कर रहे हो। तो ए वाला एकदम सही जवाब है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1942 में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरीज में कहा था कि एक खुली पहुंच में कर्मचारियों की ओर से सबसे बड़ी सतर्कता के बावजूद कुछ नुकसान की उम्मीद की जानी चाहिए? भले कितनी ही सतर्कता बरत ली जाए, लेकिन कुछ पुस्तकें तो खो ही जाती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बोले। तो ये बात किसने कही थी? आपसे ये सवाल पूछा है, हाल ही में किसी परीक्षा में ये सवाल पूछा गया, इसलिए मैंने इसे भी शामिल कर लिया। कोई नई बात भी अगर आ जाती है तो वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको करवा देता हूं, ताकि परीक्षा में आपके सामने कोई नया सवाल उत्पन्न नहीं हो। तो ये बात किसने कही थी भाई? तो ये बात SR रंगानाथन साहब ने कही थी। ध्यान रखना, कितनी भी सतर्कता क्यों ना हो, कुछ ना कुछ किताबें तो खो ही जाती है। उसके बाद देखिएगा, SR रंगनाथन को पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन के ऊपर मोनोग्राफ लिखने के लिए किसने आमंत्रित किया था? विनिबंध लिखने के लिए किसने आमंत्रित किया था? पढ़ा है ना अपन ने। SR रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस की फिलोसॉफी के ऊपर मोनोग्राफ लिखने के लिए जीन एंकर ने आमंत्रित किया था। बहुत अच्छे से पढ़ा है, वहीं से यह सवाल उठाया गया है। तो जीन एंकर अर्थात बी यहां पर सही जवाब जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा, डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित, पद्मश्री 57 में, डिलीट 48 में, डिलीट 64 में पिट्सबर्ग में,
राव साहब 35 में, मार्गरेट मान 70 में, है ना। तो ये सब के सब अवार्ड जो मिले हैं ना, ये आपको वर्ष वगैरह सब याद होने चाहिए। तो यहां पद्मश्री की बात हो रही है। पद्मश्री 57 में, 1957 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें प्राप्त होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अब जो छात्र लाइब्रेरियन बनने का सपना रखते हैं, बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष बनने का सपना जिन्होंने अपने मन और मस्तिष्क में सजो रखा है, उनके लिए हमने एकदम फ्रेश बैच लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन पे शुरू कर दिया है। अगर कोई छात्र हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे जैसे सफल होना चाहता है, हमारे जैसे वो भी एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना चाहता है, हमारे मार्गदर्शन में तैयारी करना चाहता है, तो बिल्कुल उनका स्वागत है लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन पे। बिहार लाइब्रेरियन का बैच हमने वहां करवा रखा है, रिकॉर्डेड क्लासेस डाल रखी हैं और उसी के अंदर अब आज से नया बैच भी प्रारंभ हो गया है। जिसको ज्वाइन करना है एप्लीकेशन से ज्वाइन कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए और लाइब्रेरियन गुरुजी ऐप डाउनलोड करिए। ये वाला लोगो है और ये बैच आप डाउनलोड करके इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। बिल्कुल मैं बार बार कहता हूं, सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे। दावे के साथ कहता हूं, अगर ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि वो आपका सिलेक्शन रोक पाए। देखिएगा, बिहार वाले बच्चों के लिए हमने बिल्कुल फ्रेश बैच एप्लीकेशन पे शुरू कर दिया है। स्पेशल ऑफर कुछ दिन के लिए है, कुछ छात्रों के लिए है जो प्रारंभ में ज्वाइन करेंगे। अभी बिल्कुल नाम मात्र की फीस हमने रख रखी है, केवल और केवल 999 रुपए नाम मात्र की फीस है। बहुत सारा कंटेंट 999 में बहुत सी चीजें हम दे रहे हैं। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट वीडियो क्लासेज वहां आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे 200-300 क्लासें आपको मिल जाएंगी सारे सिलेबस की। और सबसे बड़ी बात है, हर क्लास के साथ हमने हैंड रिटन नोट्स भी डाल रखे हैं। और ना सिर्फ नोट्स डाल रखे हैं, उनमें भी प्रिंट आउट का ऑप्शन आपको दिया है। तो लिखने में आपका समय व्यर्थ होता है, वो समय भी बच जाएगा, क्योंकि इस बार बीपीएससी आपको समय ज्यादा नहीं दे रही है, 2 से 3 महीने का। और 2 से 3 महीने में तो नोट्स भी नहीं बना सकते। तो हमने कंप्लीट वीडियो क्लासेस दी हैं, हर क्लास के साथ हाथ से लिखे हुए नोट्स भी दे रहे हैं, उनमें भी प्रिंट आउट का ऑप्शन है। आप प्रिंट आउट लेकर अपने नोट्स बनाएं और फिर साथ साथ क्लास लेते रहें। तीसरी बात देखिएगा, टेस्ट सीरीज भी हमने इसी फीस के अंदर आपको अवेलेबल करवा दी है। और हर एक टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज सब के सब अवेलेबल करवा रहे हैं। ये सारी चीजें मात्र 999 में हैं, लेकिन कुछ समय के लिए होंगी। आप ये ना कहें मुझे बाद में कि सर फीस बढ़ा दी है। अभी सीमित समय के लिए ये ऑफर है और केवल 999 में आपको कंप्लीट क्लासें मिल जाएंगी, हाथ से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंट आउट ऑप्शन के साथ होंगे, टेस्ट सीरीज भी होगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी सारे के सारे आपको इसी में मिल जाएंगे। अलग से कोई फीस पे नहीं करनी होगी। एग्जाम तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार मेहनत करेंगे और करवाएंगे। ऐसा कोई सवाल ना हो कि आपको बीपीएससी के पेपर में से पहले देखने को ना मिला हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। चलिए, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो सभी लोगों से निवेदन है कि एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करते हैं नहीं करते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन क्लास अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए हम ऐसे ही रोज क्लास लेके आएंगे, ढेर सारी क्लासें करवाएंगे। लगातार मेहनत करते रहिएगा। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।